about in your book यूनिट 5 चैप्टर जो है आपका वाटर ओशियंस। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे वाटर इन एटमॉस्फेयर और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वाटर इन ओशियंस। तो वाटर इन ओशियंस में हम यहाँ से के जो डील्स जो आपको एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जैसे वाटर इवेपोरेट होकर फिर दोबारा से प्रेसिपिटेशन के द्वारा अर्थ फिजिक्स साइकिल बनाता है। तो एक ओवरव्यू आपको लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में मिल भी गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं वाटर इन ओशियंस। Can we think of life without water? It is said that the water is life. Water is an essential component of all life forms that exist over the surface of the earth. The creatures on the earth are lucky that it is a water planet. तो जो हमारा अर्थ है वो एक वाटर प्लेनेट है, वाटर की प्रेजेंस है, इसीलिए हम अपने आप को एक लक्की मानते हैं। Otherwise, we all would have no existence. Water is a rare commodity in our solar system. There is no water on the sun or anywhere else in the solar system. The earth fortunately has an abundant supply of water on its surface. Hence, our planet is called blue planet. तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से अब जो हमारी अर्थ है उसको हम एक ब्लू प्लेनेट कहते हैं। जब भी आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में देखते हैं, जब भी लाइफ की प्रेजेंस के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब भी रिसर्च करने जाते हैं किसी अदर प्लेनेट पे, तो सबसे पहले वाटर की अवेलेबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? वाटर की अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो जिस प्लेनेट पे वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो कहते हैं कि यहाँ पर एक लाइफ हो सकती है। तो जैसे जो अर्थ है जिसपे लाइफ नजर आती है, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो इसी तरीके से वाटर की प्रेजेंस देखी जाती है सबसे पहले। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है भाई? यहाँ पर जब वाटर इज ए साइकिल रिसोर्स, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। वाटर आल्सो अंडरगोज ए साइकिल फॉर्म, एक साइकिल फॉर्म में चलता है। जैसे जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होकर रिवर स्ट्रीम के थ्रू आपके प्लेन रीजन से फिर ओशियंस तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये रिवर्स क्रिएट करते हैं, उसके पास प्लांटेशन क्रिएट होते हैं साइड बाय साइड, तो वहां से इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होता है। वही वाटर वाटर जो है इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, या फिर जो रिफिल कर देता है, सरफेस को रिफिल कर देता है, और फिर इसके बाद ये ओशियंस में जाके इवेपोरेट करके फिर वहां पर कंडे जो है इवेपोरेट होकर कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर फिर ये प्रेसिपिटेशन जो है बरसात करना या जो रेनफॉल शुरू हो जाता है। फिर या फिर ये यहाँ से ये मूवमेंट आ जाता है। तो मूवमेंट कौन है? जो एयर विंड होती है, तो विंड है, सॉरी, जो विंड जो ट्रांसपोर्ट करती हैं इस वाटर को, और फिर वो अदर रीजन में जाके कंडेंस होकर क्या करता है? रेनफॉल करना शुरू कर देता है। तो एक साइकिल सा नजर आता है हाइड्रोलॉजिकल वाटर का। तो इसको हम रीयूज, ठीक है। तो the ocean to land and land to ocean, the hydrological cycle describes the movement of water on, in and above the earth. The water cycle has been working for billions of years, and all the life on earth depends on it. Next to air, water is the most important elements required for the existence of life on earth. The distribution of water on earth is quite uneven. Many locations have plenty of waters while other have very limited quantity. तो जब अर्थ की जब सरफेस की बात करते हैं, या इंडिया की को ही ले लो आप, जब इंडिया की लोकेशन को देखते हैं तो इंडिया में आप देखो जो डिजर्ट रीजन है राजस्थान, राजस्थान में वाटर की अवेलेबिलिटी देखो कैसी है। और वहीं हरियाणा में देखो, हरियाणा के नॉर्थ पार्ट में देखो, साउथ पार्ट में देखो, ठीक है ना। तो ये वाटर की अवेलेबिलिटी कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है। तो वाटर भी क्या है कि रिसोर्स है, उसको हमको अपने लिए यूज करना होता है।
cycle has been working for billions years. All and life on earth depends on it. Next to air, water is the most important element required for the existence of life on earth. तो वाटर की जो प्रेजेंस है वो लाइफ के लिए काफी असेंशियल है. The distribution of water on earth is quite uneven. Many locations have plenty water or others have limited quantity. The hydrological cycle is the circulation of water within the earth's hydrosphere in different forms. The liquid, solid and gases. तो लास्ट जो लेक्चर हम डिलीवर किए थे आपको, तो उसमें हमने वाटर की फॉर्म्स देखी थी एटमॉस्फेयर के अंदर. वो तो 3 फॉर्म्स के बीच में एक्सचेंज का काम करता है वाटर. Atmosphere, land surface and substance and the organisms. About 71% of planetary water is found in oceans. तो जब oceans की बात आती है तो अर्थ पे जो प्रेजेंस है वो 81% जो प्रेजेंस है वाटर है और 29% पे लैंड रीजन है. ओके, क्लियर रहेगा. 71 अवेलेबिलिटी है अर्थ के सरफेस पे. The remaining is held as fresh in glaciers, ice caps, groundwater source, lakes and soil moisture, atmosphere, streams and within life. Nearly 59% of water that falls on land return to the atmosphere through evaporation from the over the oceans as well as from the other places. तो जो प्रिसिपिटेशन के द्वारा वाटर जो अर्थ तक के लैंड सरफेस तक पहुंचता है, प्रिसिपिटेशन में आपका स्नोफॉल हो गया, फोग हो गया, या जो आपका रेनफॉल हो गया, जो हिल स्ट्रॉम हो गया, तो ये सब के द्वारा जब सरफेस पे जो वाटर पहुंचता है ना, उसका 59% तो वापस क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. तो देखा होगा आपने, जब बरसात होती है तो बरसात होने के बाद काफी सारी जो हैवी सनलाइट होती है, इंसोलेशन मैक्सिमम होता है, तो कहते हैं कि वही पानी वापस इवेपोरेट हो गया है. तो ठीक है ना. तो 59% वापस क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द इवेपोरेशन. It is to be noted that the renewable water on the earth is constant while the demand is increasing it tremendously. तो tremendously का मतलब क्या है भाई, जो वाटर का रिसोर्स है वो तो एक कांस्टेंट है, वो 71% है, वो कम होता जा रहा है या बढ़ रहा है, तो वो एक कांस्टेंट फॉर्म में है. लेकिन उसका जो यूज है, अब यूज कैसे करते हैं हम, लगभग जो हम ना फ्रेश वाटर को यूज करते हैं ना, और फ्रेश वाटर का जो यूज है वो ट्रमेंडसली इंक्रीज हो रहा है. तो उसको आने वाले टाइम में उसको डिमांड को फुलफिल करना है, उसे ही दिस लीड टू वाटर क्राइसिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Conceptually and temporarily, the population of जो है pollution of river waters has further aggravated the crisis. How can you intervene in improving the water quality and augmenting the availability quantity of water? तो आप देखते हैं डे बाय डे रिवर्स का जो वाटर है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है, और जो अवेलेबिलिटी है वाटर, जो ग्राउंड वाटर को ही हम यूज करते हैं, तो ग्राउंड वाटर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो जो 71% वाटर है उसका 3% वाटर ही फ्रेश है ना. और उस 3% वाटर फ्रेश का 90% जो है ना वो आइस कैप में नजर आता है, ग्लेशियर्स फॉर्म में नजर आता है. तो जो बच गया आपका 10%, उस 10% में से 2 जो परसेंट है ना, वो 2% समथिंग जो है ना वो लैंड्स रीजन में जो अर्थ के नीचे देखने को मिलता है, जिसको आप ट्यूबवेल लगा के, नलका लगा के पानी निकालते हैं. तो परसेंटेज के मामले में देखें तो बहुत कम परसेंटेज जो है फ्रेश वाटर है, ग्राउंड वाटर है. ओके, रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर्स. तो जब ओशन फ्लोर्स की बात आती है तो हिली एरिया होता है, प्लेन रीजन होता है और फिर ओशियंस होते हैं. तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है या रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, तो यहाँ से रिवर्स जो फ्लो करते करते ओशियंस के अंदर आते हैं, और ओशियंस के अंदर भी ठीक ऐसे रिलीफ होते हैं. कहीं जो जैसे सरफेस पे क्या देखने को मिला, माउंटेन देखने को मिले, प्लेट्यू देखने को मिले,
प्लेन रीजन देखने को मिले। तो ठीक है, ऐसे ही ओशियंस का जो फ्लोर होता है वो प्लेन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपलिफ्टेड एरिया होता है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे सरफेस पे क्या जानते हैं, प्लेट्यू रीजन जानते हैं, वैली रीजन जानते हैं, माउंटेन रीजन जानते हैं, प्लेन रीजन। ऐसे ही सरफेस के भी रिलीफ होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। Relief of the ocean's floor. The oceans are confined to the great depressions of the Earth's outer layer. In this section, we shall see the nature of oceans basins of the Earth and their topography. The oceans, unlike the continents, merge so naturally into one another that it is hard to demarcate them. The geographers have divided the oceans part टू द अर्थ इनटू 5 ओशंस। तो जैसे ही हम जब कॉन्टिनेंट, जब अपना 7 टाइप्स के जो कॉन्टिनेंट है वो देखते हैं, ओशियंस देखते हैं, तो कॉन्टिनेंट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, और यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपके सामने कॉन्टिनेंट नजर आते हैं। तो कॉन्टिनेंट के बाद जो ये रीजन बच गया आपका, ये वाला, ये ओशियंस हैं। ये जो पैसिफिक ओशियंस है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, और साउथ में सदर्न ओशियन है, जिसको अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं। तो हमारे पास 5 टाइप्स के जो है ओशियंस रीजन है, पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस और सदर्न ओशियंस और आर्कटिक ओशियंस। अब इस ओशियंस को डिफाइन करना बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स आपस में सबमर्ज है, और एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से अटैच है। तो उसको एक ज्योग्राफी तरीके से डिवाइड करके एक रीजन को, पार्टिकुलर रीजन को नेम दिया है, और वो नेम है हमारे पास 5 टाइप्स। तो यहाँ पर हम जो ओशियंस की बात करेंगे, तो ओशियंस आर 5 टाइप्स इन ऑन द अर्थ। ओके, तो 5 टाइप्स के कौन कौन से हैं, नेमली यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियंस हैं, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियंस के बाद सदर्न ओशियन और आर्कटिक है। सदर्न और आर्कटिक है, सदर्न oceans and Arctic oceans. The various sea bays, gulfs, and other inlets are parts of these 4 large oceans. तो इन्हीं ओशियंस के कुछ पार्ट्स, बे, कुछ सागर, जो सीज होते हैं, जो लो एरिया, लोवेस्ट, जो कंपेयर टू ओशियंस, जो एरिया ऑफ सी इज लिस्ट कंपेयर टू ओशियंस। बेस, गल्फ्स, गल्फ्स होते हैं जब बे होती है, जब 3 साइड से कवर होती है ना, वो लोकेशन जो 3 साइड से कवर होती है उसको बे बोलते हैं। और जब बे का माउथ नैरो हो जाए, बे का माउथ क्या हो जाए, नैरो हो जाए, तो उसको गल्फ बोलते हैं। ठीक है ना। A major portion of the ocean floor is found between 3 to 6 किलोमीटर below the sea levels. तो sea levels जो होता है, तो sea levels से 3 से 6 किलोमीटर तक का जो रीजन है, 3 to 6 किलोमीटर below the oceans, the land under the water of the oceans, that is the ocean floor, exhibits a complex and varied feature as those observed over the land figure. तो land figure आपका नेक्स्ट पॉइंट में 13.2 एक फिगर से उसमें देखने को मिलेगा। The floors of the oceans are rugged with the world's largest mountain ranges, deepest trench, and the largest plains. These features are formed like those of the continent by the factor of tectonic. तो जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में सबमर्ज हुए थे, डाइवर्जेंट हुए थे, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मर्ज होते हैं, कोलाइड होते हैं, जिसको कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग एक चैप्टर पढ़े थे हम, तो जैसे कोलिजन होता है तो वो कहीं ना कहीं अपलिफ्टेड एरिया बनाता है या लोवेस्ट बनता है। तब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मर्ज होगा, तो मर्ज होके या तो अपलिफ्टेड एरिया बना सकता है, या मर्ज होके लोवेस्ट एरिया बना सकता है। तो अगर इस ये कंडीशन होती है तो वो वैलीज टाइप से बनाएगा, ट्रेंच बनाएगा। अगर इस तरीके से होता है तो वो माउंटेन बनाएगा। तो ठीक ऐसे ही कॉन्टिनेंट रीजन में जब आप देखते हैं माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटू है, तो ठीक ऐसे ही ओशियंस फ्लोर्स में भी फॉर्मेशन होता है, रिलीफ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या होता है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, डिपोजिशन प्रोसेस के द्वारा जो डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर्स को देखेंगे यहाँ पर, तो कौन कौन सी वो फॉर्मेशन बनती है ओशियंस के अंदर। द ओशियंस फ्लोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिवीजन। तो 4 मेजर डिवीजन है जब ओशियंस, जब आपका माउंटेन रीजन आ गया, फिर प्लेटो रीजन आ गया, फिर प्लेन रीजन आ गया, और फिर ओशियंस आ गया। तो ओशियंस के अंदर जो ओशियन फ्लोर है वो 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से क्या क्या है इसमें, सबसे पहले आएगा आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये होती है जब रिवर्स एकदम से फ्लो करते हुए एंट्री लेती है ओशियंस के अंदर, उसको जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं।
तो कॉन्टिनेंट फिनिश होता है, ओशन स्टार्ट होता है। सेकंड है कॉन्टिनेंट स्लोप, तो ये फिर एक स्लोप बनाता है, कॉन्टिनेंट स्लोप बनाता है। फिर डीप सी प्लेन आते हैं, तो ओशियंस के अंदर भी प्लेन है, और फिर ओशियंस डीप्स भी आते हैं। कुछ ओशियंस के अंदर डीप पॉइंट्स भी हैं, जैसे मारियाना ट्रेंच है, तो ये ट्रेंच भी हैं। तो आपका जो ओशियन है, ओशियन फ्लोर को जब रिलीफ डिवीजन किया गया तो वो 4 टाइप सेट किया गया। जैसे ही सबसे पहले आया आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और फिर आया कॉन्टिनेंट स्लोप, और फिर उसके बाद आया कॉन्टिनेंटल सी प्लेन, और फिर उसके बाद आया कॉन्टिनेंट डीप। ओके, तो पहला है आपका कॉन्टिनेंट सेल्फ, और सेकंड है कॉन्टिनेंट स्लोप, थर्ड है कॉन्टिनेंट प्लेन, और फोर्थ है कॉन्टिनेंट डीप्स, जिसमें ट्रेंच आ जाते हैं, जिसे मरीना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड है। फिलीपींस कंट्री के नॉर्थ साइड में पैसिफिक ओशियंस में है। ओके, firstly we discuss about here continent self. Continent self, what is कॉन्टिनेंट? से ओशियंस की तरफ जाते हैं, जैसे बीच होती हैं, तो बीच में आप देखोगे जो बीच होती है, जैसे गोवा बीच पे चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट बिल्कुल एकदम से ऐसे आ गया और फिर ओशियंस ऐसे हो गए, ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसे गिर जाओगे। तो जो कॉन्टिनेंट और ओशियंस जो बने हैं, कॉन्टिनेंट से लेकर जो ओशियंस बनने की लोकेशन है ये ऐसे, तो इस तरीके से। ठीक है, तो जब ओशियंस का जो वाटर आता है तो सेडिमेंट ऐड करता है, तो बीच एरिया भी बनाता है। ठीक है ना, तो ठीक है ऐसे ही। तो सबसे पहला जो उसमें ग्रेडियंट ग्रेडियंट होता है, जो घिसावट होगी वहां से इरोजनल होगा, तो वो 1 डिग्री का कंपेरिजन आएगा। कितना आएगा? जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से 1 डिग्री कितना बनेगा? ये डिग्री बनेगा। ठीक है ना, तो 0 डिग्री या जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ऐसे 1 डिग्री का एक जो ग्रेडियंट शो होगा किसमें? कॉन्टिनेंट सेल्फ में। द सेल्फ एंड्स एट द ए वेरी स्टीप स्लोप। एक स्टीप स्लो जब आ जाता है तो वहां पर वो एक फिनिश हो जाती है, कॉल्ड द सेल्फ ब्रिक। तो सेल्फ ब्रिक बोलते हैं इसको जब वो एंड हो जाता है। The width of continental slaves vary from one ocean to another. The average width of continental slaves is about 80 kilometers. 80 kilometers तक wide होता है भैया आपका। The sum of the margin like the coast of Chile, the west coast of Sumatra, etc. तो वेस्ट ऑफ चिली, चिली जब जो साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में ये वाला जो लोकेशन है पूरा का पूरा क्या है? चिली, चिली कंट्री है। ठीक है, तो उस लोकेशन का एग्जांपल दे रहे हैं। On the contrary, the Siberian Self in Antarctic Ocean, the largest in the world. तो largest जो साइबेरियन ओशियंस के अंदर, तो साइबेरियन लोकेशन कहाँ पर है? अभी फिर वही कॉन्टिनेंट आपको आते ही होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जब कॉन्टिनेंट रीजन बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और ये आ जाता है एशिया। तो एशिया साइबेरियन सी लोकेशन है, साइबेरिया रसिया के अंदर है। और इसके ऊपर आपने देखा आर्कटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन है। तो ये जो स्लैब है, ये जो सेल्फ है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सेल्फ है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सेल्फ कहाँ देखने को मिलेगी? रशियन रीजन में, एशिया कॉन्टिनेंट में, आर्कटिक ओशन में। कौन से ओशन में? आर्कटिक ओशन। ओके, साइबेरियन सेल्फ इन द आर्कटिक ओशन, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, स्ट्रेच जो है 1500 किलोमीटर, 1500 या 1500 किलोमीटर इन विड्थ होता है इसका। द डेप्थ ऑफ द स्लीव्स also varies. It may be shallow as 30 meters in some areas, while in some areas it is deep as 600 meters. तो जो डेप्थनेस है स्लीव्स का वो जो है 30 to 600 meters देखने को मिलता है। ठीक है, the continental shelves are covered with variable thickness of sediments brought down by rivers, glaciers, winds from the land, and distributed by the waves and current. Massive sediments deposit received over a long time by the continental shelves become a source of fossil fuel. तो जैसे ही कॉन्टिनेंटल स्लीव्स की जो बात आती है, तो ये जो कॉन्टिनेंट से ऐसे स्लीव्स हो गए ओशियंस की तरफ जाते हैं,
तो यहाँ पर आपको काफी सारे डिपॉजिट जो है डिपोजिशनल एक्टिविटी मिलेगी, और डिपोजिशनल एक्टिविटी जो है ना वो रिवर्स की वजह से है। तो क्योंकि रिवर्स जो इरोजन करके, सोइल इरोजन करके, माउंटेन से इरोजन करके अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, जो इसको रिवर लोड बोलते हैं, तो वो रिवर लोड को वो स्लेव्स में डिपॉजिट कर देती है, जो एक डेल्टा बनाती है। आपने देखा होगा डेल्टा क्या होता है, जब रिवर्स का फ्लो जो है ना, वाटर फ्लो एक्सपेंड हो जाता है, तो उसके साथ जो सेडिमेंट आते हैं उस सेडिमेंट्स को अपने रास्ते में वो जमा कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डिपोजिशनल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो मतलब यहाँ पर लैंड रीजन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ओशियंस की ओर, अगर वहां पर रिवर्स क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, रिसीव डिपोजिशन बाई कॉन्टिनेंटल स्लेव्स बिकम द सोर्स ऑफ फ्यूजिल फ्यूल। और कुछ जो है ना आपके ओशियंस के द्वारा भी आप देखेंगे जो ऐड किया जाता है, इसी स्लीव्स में ओशियंस के द्वारा भी ऐड किया जाता है। तो वो वहां पर जो फ्लो जो आपका फ्लोरा फोना टाइप्स होता है, जब वो ऐड हो जाते हैं तो सेडिमेंट्स ऐड होने पर वहां पे एक फ्यूजिल फ्यूल्स की एक्टिविटी भी होती है। तो फ्यूजिल फ्यूल्स वहां से उस लोकेशन से जनरेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक कॉन्टिनेंट सेल्फ, तो कॉन्टिनेंट सेल्फ का जब एग्जांपल देखते हैं तो रिवर्स लोड्स, जो रिवर्स जो एंट्री लेती है ओशियंस के अंदर, जैसे ही वो एंट्री लेती है जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जैसे ही वो वहां से एक स्लोप पे जाना शुरू कर देती है, तो स्लोप यहाँ तक ये देखेंगे, जो यहाँ से जो है स्लोप की स्टार्टिंग हो जाती है, कॉन्टिनेंट स्लोप बोलेंगे इसको, एकदम से स्लोप बन गया। और जो स्लोप से लेकर जो कॉन्टिनेंट तक का जो रीजन है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट सेल्फ। और कॉन्टिनेंट सेल्फ का जो एंडिंग पॉइंट होता है, तो कॉन्टिनेंट का एंडिंग जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेल्फ ब्रिक। क्या बोलते हैं? सेल्फ ब्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिलीफ है ओशियंस का, तो वो है आपका एग्जांपल है यहाँ पर कॉन्टिनेंट स्लोप। तो कॉन्टिनेंट स्लोप सेकंड जो है, कॉन्टिनेंट स्लोप क्या होता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड द ओशियन बेसिन। ओशियन बेसिन को और कॉन्टिनेंट सेल्फ को कनेक्ट करता है। It begins where the bottom of the continental shelf sharply drops off into a steep slope. The gradient of the slope region varies between 2 to 5 डिग्री। अब सेल्फ में कितना था? सेल्फ में 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री का ग्रेडियंट था। ओके, और फिर ग्रेडियंट और बढ़ जाता है, तो ग्रेडियंट कहाँ तक चला जाता है? जब 2 डिग्री से 5 डिग्री तक ग्रेडियंट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। The depth of the slope region varies between 200 to 3000 meter. The slope boundary indicates the end of the continent. End of the continent. तो जो स्लोप है, कॉन्टिनेंट स्लोप इंडिकेट करता है कि आपका जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ तक कॉन्टिनेंट है, इसके बाद ओशियन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? तो कॉन्टिनेंट स्लोप क्या करता है? कॉन्टिनेंट को और ओशियंस को डिवाइड करता है। तो वहां से इरोजन एक्टिविटी होगी, तो उससे कैसे बनाएगा? इस तरीके से। तो क्या होगा? ट्रेंच भी बनाएगा। ट्रेंच की फॉर्म होगी, कैनियंस की फॉर्म होगी। तो यहाँ पर वो 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? कैनियंस और ट्रेंच। कहाँ बनते हैं? कॉन्टिनेंट स्लोप में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डीप सी प्लेन। तो डीप सी प्लेन, deep sea plain are gently sloping area of basin. These are the flattest and smoothest region of the world. तो डीप जो सी प्लेन जहाँ जेंटली स्लोप होते हैं, और ओशंस बेसिन होते हैं, दीज आर द फ्लैट्स
and smooth region of the world. The depth vary between 3,000 and 6,000 meters. These plains are covered with fine-grained sediments like नेक्स्ट जो रिलीफ ऑफ ओशियंस है वो है आपका ओशियनिक डीप्स और ट्रेंच। ओशियनिक डीप्स और ट्रेंच क्या होते हैं? दीज आर द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशियंस। द ट्रेंच आर steep sided narrow basins. They are 3 to 5 kilometers deeper than the surrounding ocean's floor. They occur at the base of continental slopes and along island arc and are associated with active volcano and strong earthquakes. That is why they are very significant in the study of plate movements. तो स्टडी ऑफ प्लेट मोमेंट्स की जब बात करते हैं, कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ओशंस की प्लेट्स होती हैं, वो मूवमेंट करते हैं, तो उसको जानने के लिए ट्रेंच जो का स्टडी किया जाता है। ट्रेंच होते क्या है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद वो कहीं ना कहीं वी शेप क्रिएट कर देती हैं। तो वी शेप अगर क्रिएट कर देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच। तो ये ट्रेंच देखने को मिलते हैं। तो वो ट्रेंच किस वजह से हुआ है? कहीं ना कहीं there are two techniques submerged in this location, so it is called trench, where submerge of ocean tectonic plate compared to continent tectonic plates. तो जब कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट्स और ओशन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराव होता है तो टकराव होने के बाद कुछ एरिया नीचे की ओर चलता है, उसको बोलते हैं ट्रेंच। और जो माउंटेन रीजन में क्या होता है, वो माउंटेन रीजन में जो आपको माउंटेन रीजन में माउंटेन्स क्रिएट करता है। ओके, तो ये ट्रेंच स्टडी करने के काम आते हैं। ऐसे पता लगाते हैं कि भाई जो ये एशिया जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि आपका एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक ओशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में सबमर्ज करती हैं, मर्ज करती हैं, कोलिजन करती हैं। Associated with active volcano and earthquake, that is why they are significant to study of movement. As many as 57 deeps have been explored so far, of which 32 are in the Pacific Oceans. अभी तक जो है ना ऐसे जो डीप रीजन खोजे गए हैं ओशियंस के अंदर, ऐसी ऐसी लोकेशन देखी गई है जो काफी गहरी हैं, वो 57 टाइप्स की डीप्स देखे गए हैं और उसमें से जो है 32 देखे गए हैं पैसिफिक ओशन में। तो इसका मतलब मैक्सिमम डीप्स कहाँ देखने को मिले हैं? पैसिफिक ओशन में, और उसी पैसिफिक ओशंस में है मारियाना ट्रेंच। ओके, 19 इन अटलांटिक ओशन एंड 6 इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन पैसिफिक ओशंस में जो देखे गए हैं वो 32 देखे गए हैं, और अटलांटिक ओशंस में देखे गए हैं 19 देखे गए हैं, और इंडियन ओशंस में जो देखे गए हैं वो 6 देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज माइनर रिलीफ फीचर। तो माइनर रिलीफ फीचर जो पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द अबोव मेंशन्ड मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द ओशियंस फ्लोर, सम माइनर बट सिग्निफिकेंट फीचर प्रीडोमिनेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशियंस। तो ये जो अभी तक हम मेजर रिलीफ फीचर नोट कर चुके हैं, अभी तक मेजर रिलीफ फीचर कौन कौन से नोट कर चुके हैं, जिसमें हम अभी सबसे पहले नोट कर चुके हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो सबसे पहले क्या है? कॉन्टिनेंट स्लोप होता है। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट स्लोप नहीं, कॉन्टिनेंट स्लोप से पहले हम पढ़े थे कॉन्टिनेंट सेल्फ। तो इससे पहले पढ़े थे हम एक पॉइंट जो कॉन्टिनेंट फर्स्ट था हमारा, और जैसे ही रिवर्स एंट्री लेती है ओशियंस के अंदर, सेकंड जो हमारा था कॉन्टिनेंट सेल्फ के बाद था कॉन्टिनेंट स्लोप, और थर्ड जो हमारा था वो था डीप सी प्लेन। तो डीप सी प्लेन्स थर्ड जो था, और जो फोर्थ था वो आपका ओशियन डीप एंड ट्रेंच। तो ये 4 टाइप्स के मेजर जो रिलीफ हमने ओशियंस के अंदर देखे। ठीक है, और फिर उसके जो 4 मेजर देखने के बाद फिर हम यहाँ पर माइनर्स की बात करेंगे, माइनर रिलीफ्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक इस क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं जो हमारा चैप्टर था। यहाँ तक हम नोट्स बना लेंगे, अपनी जो फेयर बुक है उसमें नोट्स अच्छे से तैयार कर लेंगे, डे बाय डे तैयार करेंगे तो आपका जो है होमवर्क काफ़ी आसान हो जाएगा। तो
तो चैप्टर हमारा जो है 13 चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया है, वाटर एंड जो वाटर इन ओशियंस के अंदर हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्कस किया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे होता है वाटर का। और उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ओशियंस की बात करते हैं, तो ओशियंस में डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स के जो रिलीफ होते हैं उसी को हमने डिस्कस किया। और इंडिया के जो अर्थ कॉन्टिनेंट पे जो ओशियंस होते हैं तो वो 5 टाइप्स के ओशियन होते हैं, उसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो कॉन्टिनेंट आपका बनाना आता ही होगा आप लोगों को, और ये 3 लाइंस ड्रॉ करना होता है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया जो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, और इस पे ये आइसक्रीम रख देंगे, तो ये, और नीचे अंटार्कटिका, तो ये आपके कॉन्टिनेंट होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था ओशियंस। ओशियंस देयर आर 5 टाइप्स ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, और इसके साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।